राजनीति के इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक इंसान या एक पार्टी को नहीं बल्कि पूरे देश की आत्मा को हिला देती है। राजीव गांधी की हत्या भी उन्हीं घटनाओं में से एक थी। ये कोई साधारण मर्डर नहीं था, बल्कि यह एक सोच के खिलाफ बगावत थी। एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री को चुनावी मंच पर खुलेआम उड़ाने की साजिश थी। एक ऐसी त्रासदी थी जो पूरे देश के राजनीतिक, सामाजिक और कूटनीतिक ताने बाने को बदलकर रख गई। इस घटना के पीछे सिर्फ एक आत्मघाती हमलावर नहीं था, बल्कि इसके पीछे दशकों पुरानी एक नाराजगी, एक विद्रोह और एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विफलता की कहानियां छिपी थी। लेकिन सच्चाई क्या थी? क्या यह सिर्फ एक संगठन की प्रतिक्रिया थी, या इसके पीछे कुछ और शक्तियां भी थीं? क्या यह बदला था या राजनैतिक साफ सफाई का एक गुप्त एजेंडा? जब भारत ने श्रीलंका में शांति सेना यानी IPKF को भेजा था, तब शायद ही किसी ने सोचा था कि इसका अंत भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री की जान के साथ होगा। श्रीलंका में चल रहे गृह युद्ध में तमिलों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही LTT यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम भारत द्वारा भेजे गए सैनिकों को दुश्मन की नजर से देखने लगी थी। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए श्रीलंका सरकार और LTT के बीच शांति समझौता करवाने की कोशिश की और इसी सिलसिले में भारत की सेना वहां भेजी गई थी। लेकिन सेना ने जब LTT के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो तमिल लोगों में और खासकर प्रभाकरण के मन में यह बात बैठ गई कि भारत ने उन्हें धोखा दिया है। यहीं से राजीव गांधी के खिलाफ एक गहरी नाराजगी पनपने लगी। ये नाराजगी धीरे धीरे नफरत में बदली और उस नफरत ने खुद को एक आत्मघाती साजिश में बदल दिया। राजीव गांधी की हत्या एक आत्मघाती महिला हमलावर द्वारा की गई थी, जिसका नाम था धनु। वह LTT से जुड़ी एक एक्टिविस्ट थी, जिसे खास ट्रेनिंग दी गई थी कि कैसे भीड़ में घुलना है, कैसे नेताओं के करीब जाना है और कैसे बिना किसी को शक हुए विस्फोटक सामग्री को अपने शरीर पर पहनकर एक जीवित बम की तरह खुद को उड़ाना है। धनु ने वही किया। श्री पेरम्बदूर में एक चुनावी सभा थी। लोग राजीव गांधी से मिलने के लिए पंक्तिबद्ध थे। उन्हीं में एक साधारण सी दिखने वाली महिला फूलों का हार लेकर खड़ी थी। जैसे ही राजीव गांधी उसके पास आए, उसने पैर छूने के बहाने झुकते हुए कमर में बंधे विस्फोटक बेल्ट को सक्रिय कर दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और कुछ ही सेकंड में चारों तरफ चीखें, लाशें, खून और धुआं फैल गया। भारत ने अपना नेता खो दिया, लेकिन इससे भी ज्यादा हमने खोया विश्वास, स्थिरता और राजनीति की मर्यादा। हत्या के बाद देश भर में सन्नाटा फैल गया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हमला हुआ कैसे। तुरंत जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं और CBI के अंतर्गत एक विशेष जांच दल यानी SIT का गठन हुआ। इस टीम ने कई सबूत जुटाए, घटनास्थल से मिले कैमरे की फिल्म, विस्फोटक के अवशेष और घटनास्थल पर मौजूद लोगों की पहचान करना शुरू किया। एक बेहद अहम सुराग था, एक पत्रकार द्वारा ली गई फोटो, जिसमें हत्या से कुछ सेकंड पहले की तस्वीरें थीं। उनमें राजीव गांधी, धनु और अन्य लोग साफ दिख रहे थे। इन्हीं तस्वीरों की मदद से SIT ने जांच को आगे बढ़ाया। बाद में कई LTT कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, जिनमें प्रमुख नाम था शिवराज सिंह, जिसे वन आइड जैक कहा जाता था क्योंकि उसने एक आंख में काला चश्मा पहन रखा था। वह पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची, उसने खुद को और एक अन्य महिला को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। साइट की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि हत्या सिर्फ एक महिला की व्यक्तिगत भावना से प्रेरित नहीं थी, बल्कि यह LTT की पूरी योजना का हिस्सा थी, जिसे प्रभाकरण की सीधी मंजूरी प्राप्त थी। कोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि प्रभाकरण और उसके सहयोगी पोट्टू अम्मान ने इस हमले की पूरी रणनीति बनाई थी। ये केवल राजीव गांधी को मारने की साजिश नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि अगर कोई तमिलों के खिलाफ जाएगा तो उसका यही हश्र होगा। पर सवाल ये भी था कि क्या ये हत्या सिर्फ LTTE की करतूत थी, या फिर इसके पीछे कुछ भारतीय चेहरे भी थे, जिनके लिए राजीव गांधी का जिंदा रहना एक खतरा बनता जा रहा था। इस केस में एक बड़ा मोड़ तब आया जब जैन आयोग की रिपोर्ट सामने आई। इस आयोग ने जांच के बाद कुछ ऐसे नाम लिए
जो कभी खुले तौर पर चर्चा में नहीं आए थे। उसमें एक नाम था चंद्रा स्वामी का, एक विवादास्पद आध्यात्मिक गुरु जिनके कई राजनीतिक कनेक्शन थे। आरोप लगा कि उन्होंने विदेशों में एलटीटी को वित्तीय मदद पहुंचाई थी ताकि इस हत्या की योजना को अंजाम दिया जा सके। हालांकि कोर्ट में इसे साबित नहीं किया जा सका, लेकिन इससे यह बात तो सामने आई कि हत्या की साजिश सिर्फ श्रीलंका या एलटीटी तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके तार भारत के अंदर भी फैले हुए थे। अब बात करते हैं कोर्ट की। टाडा कोर्ट ने 1998 में 26 लोगों को दोषी ठहराया और उनमें से 4 को फांसी की सजा सुनाई। इनमें नलिनी मुरुगन संथन और पेरारिवलन शामिल थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन फांसियों को आजीवन कारावास में बदल दिया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए इन्हें रिहा कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह लोग 2 दशक से ज्यादा जेल में रह चुके हैं और इनकी रिहाई से कानून व्यवस्था पर कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन इस फैसले पर बहुत विवाद हुआ। राजीव गांधी के परिवार के सदस्य, खासकर प्रियंका गांधी, ने इन दोषियों से जेल में जाकर मुलाकात की और उनकी रिहाई का समर्थन किया। वहीं कई राजनीतिक दलों और नागरिकों ने इस पर नाराजगी जताई कि क्या अब आतंकियों को रिहा करना न्याय का अपमान नहीं है। इस पूरी घटना ने भारत की फॉरेंसिक व्यवस्था को भी नई चुनौती दी। विस्फोट में इस्तेमाल हुए RDX की मात्रा, उसका ब्लास्ट पैटर्न, पीड़ितों के शरीर पर लगे घाव और शवों की पहचान जैसे अनेक पहलुओं पर गहराई से फॉरेंसिक अध्ययन हुआ। विशेषज्ञों ने बताया कि धनु के शरीर के चिथड़े घटना स्थल पर इस तरह मिले जिससे यह सिद्ध हो गया कि उसने विस्फोटक अपने शरीर पर बांध रखा था। यही नहीं, विस्फोट की तीव्रता से पता चला कि यह एक सुसज्जित और पेशेवर साजिश थी। हत्या के पहले एलटीटी की गतिविधियों को ट्रैक करने में भारत की खुफिया एजेंसियों की विफलता भी उजागर हुई, जिससे यह सवाल उठने लगे कि क्या राजीव गांधी की हत्या को रोका जा सकता था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक हत्या थी या एक वैचारिक युद्ध, या फिर एक वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती देने वाला कदम। राजीव गांधी उस समय देश में नई सोच, युवाओं की राजनीति और तकनीकी क्रांति का प्रतीक बन चुके थे। उनकी हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी, बल्कि उस सोच, उस भविष्य की हत्या थी जो भारत को 21वीं सदी की ओर ले जाने वाला था। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह हत्या सिर्फ एक धमाके की आवाज नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर किए गए सबसे बड़े हमलों में से एक लगती है।